हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको जितनी भी सरकारी नौकरी आती है उसके रिगार्डिंग आपको सूचित करते हैं। जो उसका आवेदन प्रक्रिया होता है उसके बारे में बताते हैं, साथ में एडमिट कार्ड जो निकलता है उसके बारे में बताते हैं, साथ में जिस भी लेवल का टायर 1, टायर 2, टायर 3, मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2 जितने भी रिजल्ट आएंगे सबके बारे में बताएंगे। साथ में आपको हम प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई जॉब निकाला या प्राइवेट बैंक ने तो वो भी हम आपको बताते हैं। और आपको हम कुछ कुछ यूजफुल वीडियो, जैसे आप किसी भी स्टेट को तो हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाएं, कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाएं। तो इन सब रिगार्डिंग फील्ड में अपना रिसर्च करते हैं और आपको हम उस चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब देखिए, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सारे जॉब के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम एक जॉब के बारे में डिस्कस करने आए हैं जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा लाया गया है। ये जो जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आया है जॉब, और जिसमें जो है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प जो सिकंदराबाद में वहां से निकला है। अब इस जॉब के बारे में आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, ये जो जितने भी पोस्ट है ना वो 2 साल के पीरियड के लिए है। जो भी आप यहाँ वैकेंसी निकली हुई है ये 2 साल में आपको जॉब, 2 साल के लिए आपको जॉब ट्रेनिंग जो भी कल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मतलब निकाला नहीं जाएगा, आपको वहाँ आपकी जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर वैकेंसीज निकलती है उन पार्टिकुलर आदमी के लिए जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया। ऑल्दो आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी जिंदगी में भी बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ इन चीज़ों का जरूरत हो। साथ में अगर सरकारी जो इसके बाद रिक्रूटमेंट आएगा इसके बेसिस पे आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इनके रिगार्डिंग में कुछ मतलब जो है ट्रेड्समैन मेट में 508 जनरल के लिए सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 124 है, ओबीसी के लिए 337 है, एससी के लिए 187 है, एसटी के लिए 93 है, टोटल 1249 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 85 है, एमएसपी के लिए 62 एमएसपी मतलब मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, और पीडब्ल्यूडी के लिए 49 है। जिसमें आपका जो सैलरी लेगा 7th पे कमीशन के तहत से लेवल 1 पर 18,000 से लेकर 56,900 होगा। वही फायर की वैकेंसी के बारे में जब आप जानिए तो जनरल के लिए 222 सीट है, पीडब्ल्यूएस के लिए 54, ओबीसी के लिए 147, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 40, जो टोटल 544 है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 54 है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 27 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 20 है। इनका जो सैलरी और लेवल 2 होगा 19,900 से 63,200। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ रिक्वायरमेंट है, ये जो पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट है ना उनका ये सब कुछ चीजें काम करना चाहिए। एस से सीटिंग होता है, मतलब बैठने आदमी जो है बैठ पाना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, एस टी का मतलब खड़ा हो सकना चाहिए, डब्ल्यू से जो है चल फिर पाना चाहिए आदमी, वॉकिंग हो गया इससे। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ बेंडिंग, बीएन से बेंडिंग मतलब आदमी झुक सके, आरडब्ल्यू से आप रीडिंग राइटिंग कर सके चीजों का। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं एससी से है, मतलब आप देख सके चीजों को, सुन सके चीजों को, इन सब जो एच से सुनने वाला हियरिंग हो गया। और सी से जो है आपका कम्युनिकेशन, आप बात कर सके, दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और यहाँ कुछ कैटेगरी है, देखिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होगा, और उसमें आप इस बेसिस को चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो आप इस फॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। ये जो वैकेंसी है ये बढ़ भी घट, मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स निकले हैं वो बढ़ घट दोनों सकते हैं। तो अगर मतलब इन केस फ्यूचर में कुछ भी हो गया, बढ़ घट गया, तो आपको इसके लिए कोई रीजन नहीं दिया जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दें, इन्होंने पहले ही ये चीज बता दिया है, तो इनके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं हो। अगर कैंसिल सब होता है तो आपका फॉर्म का पैसा ये वापस जरूर करेंगे। अब बाकी और इन्होंने नोट में बोला है कि अगर पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम या एमएसपी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो भी जॉब निकले हैं ना, जितने वैकेंसी, अगर वो किसी कारणवश फुलफिल नहीं हो सकते हैं फिर जो भी सीट्स बचेंगे उसको कास्ट वाइज उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ये जो जॉब्स है मतलब रीजन वाइज है, मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है जॉब की वैकेंसी है। तो आप जिस भी रीजन में रहते हैं, अगर चाहते हैं आपको उसी में मिले तो आप उसी रीजन के लिए अप्लाई करें, और अगर आप चाहते हैं आपको दूसरे रीजन के लिए मिले तो आप वहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लें अपना पार्टिकुलरली, ऑल्दो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी देखिए अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है वो या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, नहीं तो भूटान का, या फिर यदि तिब्बतन मतलब तिब्बतन रिफ्यूजी है, मतलब जो एक समय के बाद जब तिब्बत पर चीन ने आक्रमण मतलब एक तरह से उनको अपने कब्जे में कर लिया था, तो वहां से बहुत सारे तिब्बतन आदमी भारत आ गए थे। अगर वो 1 जनवरी 1962 से पहले यहाँ आए थे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या है, अगर आप ये सब चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेपाल के हैं, भूटान के, तिब्बतन रिफ्यूजी है, तो आपका जो भी भारत सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट होता है वो आपको वहां शो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि हाँ,
चलिए देखिए, ऐसा हो सकता है अभी आप कुछ गलत मतलब इनकेस देखिए, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ जरूरी है, जो भी सर्टिफिकेट आपको साबित करता है आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, आप अभी तो फिलहाल अप्लाई कर दीजिएगा, आपको सब चीज आ भी जाएगा, लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तभी आप, जब आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आपको ये जॉब दिया जाएगा। अब चलिए एज लिमिट देखते हैं कितना उम्र होना चाहिए। यहाँ जो ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 साल उम्र जरूर होना है, और रिलैक्सेशन का हम आपको नीचे बताते हैं। और इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो शिक्षा क्या होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आपके पास किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी ITI के द्वारा। तो ये दोनों चीज होना, ये देखिए यहाँ डिजायरेबल कंडीशन, एसेंशियल में क्या है, आप सिर्फ मैट्रिक पास हो, अगर आपके पास ये है तो अच्छा बात है, नहीं है तो भी अच्छा बात है, आप अप्लाई दोनों केस में कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। सपोज कीजिए आप और मैं हैं, आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी है और मैट्रिक का भी है, तो आप और मेरे पास सिर्फ मैट्रिक का है, तो अगर मेरे और आप में से चुनना होगा तो आपको पहले चुनेगा, और अगर सीट बचा तो मुझे भी चुनेगा, नहीं तो आप ही का पहले सिलेक्शन होना है। उसके बाद वहीं फायरमैन के लिए देख लेते हैं, यहाँ भी 18 से 25 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, और इसमें आपको डिजायरेबल क्वालिटी कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। नीचे आते हैं। हाँ, अब देखिए क्या होता है ना कि मैट्रिक और, जब आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट देखिएगा तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ को ही ये कंसीडर करेंगे। इनकेस कुछ भी गलत उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मैच नहीं कर रहा है चीजों से, तो आपको क्या कहते हैं, हाँ हाँ, आपको क्या करना है, यदि अगर सुधारा जा सकता है तो अच्छा बात है, तब तो आपके लिए ठीक है। अगर नहीं किया जा सकता तो अगर आप अप्लाई कर दे रहे हैं उसी डेट से बट वहाँ चीजें मैच नहीं कर रही है, तो आपका जो कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और बोल रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट आप अप्लाई की करेंगे अपने पोस्ट के हिसाब से करें, अपना एज लिमिट चेक कर लें आप इधर एलिजिबल है या नहीं। अगर आप कुछ गलत डिटेल भर देते तो आपका फॉर्म का रुपया भी जाएगा, प्लस आप उनका कैंडिडेचर भी बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, और देखिए जो PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि CMO या सिविल सर्जन ऑफ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सिविल सर्जन होते हैं उनके द्वारा इशू करवाया होना चाहिए, या फिर यूनिक आईडी। अब क्या होता है कि भारत सरकार भी एक यूनिक आईडी देती है, जो भी मतलब PWD कैटेगरी में आता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। अब चलिए यहाँ रिलैक्सेशन के बारे में देखेंगे, किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो SC ST को भाई 5 साल का मिला, मतलब अगर 25 साल है अपर एज था तो इनके लिए 30 साल हो जाएगा। OBC के लिए वही क्या कहते हैं 28 साल हो जाएगा अपर एज लिमिट। PWD के लिए हो जाएगा 35 साल। PWD OBC के लिए देखिए अनरिजर्व मतलब जो जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं आप PWD में, तो आपके लिए 35 साल मैक्सिमम उम्र हो जाएगा अपर एज लिमिट। वही PWD OBC में आते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। वही इनके लिए PWD SC ST में तो 40 हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, इनको 3 साल जब आपने मिलिट्री सर्विस छोड़ा तो उससे जो 3 साल मतलब क्या कहते हैं, उसमें से जो जिस एज में आपने छोड़, सपोज आपने छोड़ दिया 32 साल में, ठीक है, तो 32 साल से आपका 3 साल घटा देना, 32 साल में 3 29 साल। यहाँ देखिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस भी दिन आप फॉर्म जो ये भरा रहा है उस दिन के हिसाब से देखा जाए कि आपने मिलिट्री सर्विस जो दिया है उसमें से 3 साल घटा देंगे। सपोज कीजिए मैंने जो मिलिट्री सर्विस 15 साल दिया भाई, ठीक है, अब इनमें से माइनस 3 साल कर दिया जाए, 12 साल हो गया। अब अपर एज लिमिट 25 है, अब 25 प्लस 12 हो जाएगा, तो हमको 37 साल मेरा अपर एज लिमिट हो जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, जिस दिन भी अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से याद रखिएगा। यहाँ देखें अब हाँ देखिए ऐसा हो सकता है 37 साल, अब हमारा उम्र 38 साल हो गया तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम इवन इफ हम एक्स सर्विसमैन है तो। अब देखिए अगर कोई डिफेंस पर्सनल हैं जो डिसेबल्ड हो चुके हैं किसी वार सब में, तो उन्हें 3 साल का मतलब उन्हें के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल हो जाएगा। चलिए अब नीचे देखते हैं। नीचे है कुछ फिजिकल जो डिफेंस पर्सनल ही होना चाहिए और डिसेबल्ड होना चाहिए वार सब में कहीं, और SC ST में आता है तो उनको 8 साल का मतलब 33 साल का उनका अपर एज लिमिट होगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने क्या कहते हैं कम से कम 3 साल से ज्यादा सर्विस दिया है, उनके लिए उनका मैक्सिमम एज लिमिट 40 होगा। जैसे मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, किसी कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने मिनिमम 3 साल से ज्यादा का सर्विस सरकार को दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो मेरा जो एज लिमिट अपर एज लिमिट 40 साल हो जाएगा भाई। और जो है हाँ ये जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर SC ST और 3 साल से ज्यादा का हमने सर्विस दिया कम से कम, तो हमारा अपर एज लिमिट 45 साल हो जाएगा। और अगर कोई महिला जिनका तलाक है या फिर उन्हें जो है 35 साल का मतलब उन्हें दिया जाएगा, यदि उनके पति का डेथ हो गया, अगर वो विधवा है
या फिर यदि कानूनी तौर तरीके पर वो अलग हुए तो उनका जो अपर एज लिमिट 35 साल है। वहीं विधवा के केस में, SC ST के केस में उनका जो अपर एज लिमिट 40 हो जाएगा, ये जनरल के केस में याद रखिएगा। और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का, मतलब उनके लिए अपर एज लिमिट 30 साल हो जाएगा। तो ये था भाई क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। नीचे चलते हैं। अब देखिए, जो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, जो किसी भी रैंक पर किए हो सर्विस, चाहे वो कॉम्बैट फील्ड में हो या नॉन कॉम्बैट मतलब ऑफिस में हो, और वो क्या कहते हैं रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर रहे हो तो वो एलिजिबल है। और वो रिटायर्ड किए गए हैं, यदि वो रिटायर्ड हुए हैं, यदि उन्हें जॉब से मतलब आराम दिया गया है, निकाल डिस्चार्ज कर दिया गया किसी कारणवश, तो उन्हें ये चीज मिलना है। बाकी और सारे केस अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। आइए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन्हें हमें देखना जरूरी है, आते हैं नीचे, चलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये जो हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ये हमें ना प्रिंट आउट सब निकाल के सर्टिफिकेट AOC सेंटर सिकंदराबाद पे नहीं भेजना है। ऐसे केस में वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए। देख ले, नो ऑफलाइन ऑब्लिक मैनुअल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट जो भी आप भर रहे हैं ना, उन्हें आपको ध्यान में देना है, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फायरमैन के लिए भी अप्लाई कर दिया और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी अप्लाई कर दिया, आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप चेक कर लें आपके लिए कौन सा ज्यादा है। ये जो ऑनलाइन लास्ट डेट है 21 दिन, मतलब जब से फॉर्म रिलीज हुआ है, ये फॉर्म 6 तारीख को रिलीज हुआ है, आज 6 फरवरी को, तो आज से 21 दिन बाद मतलब 27 फरवरी रात 12 बजे ये फॉर्म बंद हो जाएगा। आप तब उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते। और जो भी यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, यदि फॉर्म भरते टाइम अगर आप उसको सही करते हो तो करते हैं, नहीं तो फिर हाँ उसको क्या करते हैं, बस फाइनल माना जाएगा। एट लास्ट यदि उसमें कुछ गलत डिटेल आपने भरा तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। और हाँ, कुछ भी बदलाव नहीं, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, पिताजी का नाम, कैटेगरी नाम, कुछ भी आपने गलत भरा, आप रिस्पॉन्सिबल है और आपको आपका फॉर्म वहां से रिजेक्ट हो जाना है। नीचे आते हैं, अब देखिए कुछ ये सब आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज होना चाहिए 30 से 50 केबी का, जो फोटो होना चाहिए लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास, समझ गए। उसका क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी मेट्रिकुलेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड, कई बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, CBSE, कहीं का भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका आपको फोटो JPG में अपलोड करना है 30 से 50 केबी में। अगर आपको नहीं पता है कि फोटो सबको कैसे रिसाइज करते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसका एक वीडियो बताएंगे। और हाँ, आपको ना अपना एक फोन नंबर और ईमेल आईडी भरते टाइम देना है, जिसपे कि आपको आगे जाकर सूचित किया जाएगा। तो आप वो दोनों डिटेल सही भरें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, इनकेस आप कुछ नहीं भर पाते हैं तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो, आप खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अंतिम मिनट पे फॉर्म को नहीं भरना है, आज ही जाकर फॉर्म को भर लें। ऐसा नहीं कि सोचें 10 दिन बाद भरेंगे, तो ऐसे में आप भूल जाएंगे और फिर इसके लिए ऐसा कुछ मतलब जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा। हो सकता है डेट बढ़ा दिया जाए, बट अभी तो नहीं ना पता है डेट भरना है कि नहीं भरना है। और जो कुछ भी होना है, जैसे देखिए जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद, तो उन्हें जो है क्या कहते हैं वेब एप्लीकेशन पे रिगार्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके ईमेल पर आपको सूचित किया जा रहा है कि आपको चूज किया गया। आप वैसे आपको हम जो भी मेरिट लिस्ट आएगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। फिलहाल हमें इसी चैनल को रेगुलर विजिट करना है, तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद आप जब एग्जाम के लिए फॉर्म भरते रहिए तो आपको 5 एग्जाम सेंटर चॉइस करना है अप्लाई ऑनलाइन के टाइम। तो आज जो पहले आएगा, सपोज कीजिए अब मुझे सेंटर चाहिए दिल्ली में, तब दिल्ली में सपोज कीजिए 1000 बंदे का एग्जाम लिया जा सकता है, तो जो पहला 1000 लड़के अप्लाई करेंगे उन्हीं को सेंटर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में चौराफंती में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपका सेंटर किसी और चॉइस पे मिल जाएगा। और आपको हम एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट सब होने हैं, तो वो फिजिकल टेस्ट कुछ इस तरह है। सबसे पहले इसमें देखिए 2 फेज में चीजें हैं। स्टेज 1 क्वालिफाइंग है और स्टेज 2 रिटर्न एग्जाम होना है। क्वालिफाइंग इन द सेंस ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है, आपको 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, 50 kg जो है 200 मीटर तक 200 मीटर तक कैरी करना है 100 ही सेकेंड में। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें 1.5 किलोमीटर जो दौड़ना है 7 मिनट 11 सेकेंड में। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। स्टेज 2 में हमारा जो है रिटर्न टेस्ट होगा। और फिर क्या हाइट होना चाहिए, आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है बिना फूले 81.5 और फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर, और वेट मिनिमम 50 kg जरूर होना चाहिए। तो ये फायरमैन के लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आप देख लें, आपको हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए जो आपका रिटर्न टेस्ट होना उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और GK पूछा जाएगा।
ऐसे हमारे इसी चैनल पर हमने एक और हमारा जिस पे हम स्टडी कंटेंट डालते हैं वो है फन विथ लर्निंग करके चैनल, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी कंटेंट वहां मिल सके। यहाँ देख लीजिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 50 क्वेश्चन 25 नंबर 50 नंबर के, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, 2 घंटा दिया जाएगा। और 20 मिनट जो विजुअली या हैंडीकैप्ड पर्सन को एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट। ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। हाँ, और उसका देखिएगा हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, और निगेटिव आंसर है तो इसलिए आप गलत इसमें टिक बिल्कुल नहीं मारे। बाकी ये कुछ सिलेबस है, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप इसी सिलेबस के अनुसार प्रिपेयर कर, नहीं तो हमारा चैनल जाके विजिट कीजिए फन विथ लर्निंग, आपको वहाँ सारा चीज हम पढ़ाएंगे। फिर पोस्टिंग भी जो है, ये जो पोस्टिंग होना है क्या कहते हैं, ये देखिए कैंडिडेट जो अपने से, आपको याद है मैंने कुछ रीजन बताया था, तो रीजन के अनुसार आप अप्लाई करें, आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगा अगर सीट वैकेंट रह गया तो। यही सब है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस भी कास्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप जो आपने सब कुछ कीजिए, ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन आपको उसका कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, यहाँ 10th और ITI के बेसिस पे होगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट अपना एग्जाम सब देने जाएंगे उसके लिए कोई भी तरह का आपको रुपया प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो ये सभी चीजें हैं, ऐसे हम आपको एडमिट कार्ड आने के बाद सारा प्रोटोकॉल बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हम इस फॉर्म को शुरू से लेकर अंत तक ट्रैक करेंगे, हर डिटेल आपको बताएंगे, और बाकी भी फॉर्म्स के बारे में अपलोड करते रहते हैं, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे, हर फॉर्म्स को हम इस चैनल पर बताते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी फॉर्म मिस नहीं करें। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल जय हिंद। चलिए।